पसीने की बदबू ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवाई नहीं है और आदमी सोचता है कि शायद ये कभी ठीक भी नहीं होगी, इसलिए उसके लिए सोचता भी नहीं है कि मैं इसके लिए कोई इलाज करवाऊं। आयुर्वेद में पसीने की बदबू का 100% इलाज है और वह यह कि आप सुबह सुबह खाली पेट 5 से 10 पत्ते शीशम के और 5 से 10 पत्ते बेल के इनको लेकर के इसका या तो मिक्सी में डाल करके शरबत जैसा बना ले या सिरबट्टे पर इसको पीस करके इसकी चटनी जैसा बना ले, फिर पानी में घोल करके पी ले। ऐसा ये सेवन करने से करीब 5-10 दिन के अंदर आपकी पसीने की बदबू कम हो जाएगी और 15 दिन से लेकर के 1 महीने ये सेवन करने से आपके पसीने की बदबू 100% अच्छी हो जाएगी। जिनके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू आती है वो सुबह कायाकल्पटी और गिलोय घनवटी 1-1 या 2-2 गोली और कायाकल्पटी 2-2 गोली ये खाली पेट पानी से ले लिया करें और खाने के बाद महामंजिष्ठ आद्यारिष्ट और खदिर आरिष्ट 4-4 चम्मच दबा और पानी मिला करके पी ले। इससे भी पसीने की बदबू 100% अच्छी हो जाती है। गेहूं के जवारे का रस और एलोवेरा आंवला जूस ये सुबह सुबह खाली पेट आप 2 से 4 चम्मच आंवला का जूस, 2 से 4 चम्मच एलोवेरा का जूस और करीब 25 से 50 ml व्हीट ग्रास या आप अपने घर में ही गेहूं बो करके उसका जो हरा घास होता है उसको पी लेते हैं तो उससे पसीने की बदबू भी खत्म हो जाती है और शरीर में जिनको जलन होती है, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी रहती है, उससे भी आप छुटकारा पा लेते हैं। सुबह सुबह उठ करके पानी ज़रूर पिया करें जिनको भी पसीने से बदबू आती है उनके लिए। और पसीने की बदबू को कम करने के लिए आप गिलोय का रस भी पी सकते हैं और कायाकल्प क्वाथ भी उबाल करके पी सकते हैं। इससे भी पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। जिनको भी पसीने में बदबू आती है उनके लिए ज़रूरी है कि वो नमक और मीठा कम लें और बैंगन और इस तरह की सब्जियां जो आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाती हैं उनसे बचें। पसीने की बदबू यानी बॉडी ऑर्डर के लिए प्राणायाम का अभ्यास भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। प्राणायाम के करने से पूरे शरीर की, चित्त की, मन की पूरी शुद्धि हो जाती है, इसलिए प्राणायाम जरूर करें जिनको भी पसीने में बदबू की प्रॉब्लम है। भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम 10-15 मिनट, और बच्चों को, जवानों को ये प्रॉब्लम है तो वो सुबह सुबह दौड़ भी लगा लेंगे तो उससे शरीर का व्यायाम भी हो जाएगा और पसीने की बदबू दूर होने के साथ साथ में शरीर की जलन दूर होने के साथ साथ में किसी भी तरह का चर्म रोग होगा वह भी दूर हो जाएगा। कान का बहना, कान में पस आना, कान के पर्दे में छिद्र हो जाना। अब एलोपैथी में इसका इलाज है कि उसका ऑपरेशन करते हैं और कई बार वो भी सक्सेस नहीं होता है और ज़िंदगी भर के लिए फिर कान से बदबू निकलती रहती है। उसमें दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा आती है। किसी से मिलने के लिए जब जाते हैं तब भी बहुत संकोच होता है और कान में रुई डाल करके रखने पड़ती है। कई तरह के इत्र यूज़ करते हैं और उससे भी फिर कोई लाभ तो होता नहीं है। तो क्या करें? कान के पर्दे में छेद 100% भर जाता है प्राणायाम के करने से। कपालभाति या अनुलोम विलोम 15-15, 20-20 मिनट करें और कान का एक पॉइंट होता है, सबसे छोटी उंगली और इसकी पांच वाली उंगली, कनिष्ठा और यह रिंग फिंगर अनामिका, इनके नीचे यह पॉइंट होता है। दोनों हाथों में इस पॉइंट को दबाएं और चंद्रप्रभावटी, शिलाजीत रसायन और सारीवाद्यावटी एक एक गोली सुबह शाम पानी के साथ खाने के बाद ले लें। ये गोलियों का सेवन करने से, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से और अकुप्रेशर करने से
जिनका 15-15, 20-20 साल से कान बहता था, कान के पर्दे में जिनको छेद था, उनको हमने 100% अच्छा किया है। किसी किसी को तो बचपन से बाय बर्थ ये कान के पर्दे में छेद होता है। कोई बच्चे जो तालाब में नहाने से, नहर में नहाने से अथवा स्विमिंग पूल में नहाने से कान के अंदर पानी गया और उससे भी कान बहना शुरू हो जाता है। कई बार कोई चोट लगने से या कोई तिनका अंदर जाने गया और हमने खुजाते खुजाते कान के पर्दे में छेद कर दिया। अपने खुद भी नादानी से, मूर्खता से ऐसा कर देते हैं, कुछ लोग कान खुजाते खुजाते छेद कर लेते हैं। या स्कूल में जो है पढ़ रहे थे, माता पिता ने या अध्यापक ने जोर से थप्पड़ मार दिया, उससे भी कान का पर्दा फट जाता है। और आप जो इलाज बताए इसको करेंगे तो इससे वो 100% अच्छा हो जाता है। कान में जिनको दर्द बहुत अधिक होता है और कान के अंदर फुंसी भी हो जाती है, तो उसके लिए, कान के अंदर फुंसी है तो उसके लिए कायाकल्प तेल थोड़ा सा लगा दिया करें। और कायाकल्प पट्टी भी फिर खा सकते हैं, गिलोय घनवटी भी सुबह शाम, उससे बहुत जल्दी आपको राहत मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा यदि कान के अंदर फुंसी आती है तो आरोग्यवटी भी साथ में ले सकते हैं। और जिनको कान के अंदर दर्द होता है उसके लिए सुदर्शन एक पौधा होता है, उस सुदर्शन का अर्क कान में डाल सकते हैं, अथवा सुदर्शन का पत्ता लिया और उसको आग पर सेक लिया और उसमें से ऐसे बस हाथ से निचोड़ देंगे तो बस एक बूंद ऐसे कान के अंदर डाल दिया, उससे कान का दर्द तुरंत अच्छा हो जाता है। मुंह में छाला होना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जिनकी पित्त की प्रकृति है और कई बार सामान्य लोगों को भी मैंने देखा, शरीर में जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो मुंह में छाले हो जाते हैं। और किसी किसी को तो इतने छाले हो जाते हैं, दोनों गाल अंदर से भर जाते हैं और बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। और ये छाले लंबे समय तक रहें तो फिर आदमी डर जाता है कहीं कैंसर ना हो जाए। तो मुंह के अंदर छालों का होना और किसी भी तरह का और इन्फेक्शन, फंगस की प्रॉब्लम, ये बहुत तरह की ऐसी दिक्कतें होती हैं। क्या करें उसके लिए? सबसे पहला उपाय, सुबह उठ करके खाली पेट पानी पिया करें और व्हीट ग्रास और एलोवेरा जूस और गिलोय का पानी, या नहीं तो गिलोय की गोली भी खा सकते हैं। व्हीट ग्रास, गिलोय और एलोवेरा ये सुबह खाली पेट पीते हैं तो इससे छालों में 100% लाभ होता है। जिनको भी छालों की प्रॉब्लम होती है वो सारी गर्म चीज़ें बंद कर दें, सलाद ज़्यादा खाया करें, अंकुरित अन्न लिया करें और पका हुआ कम खाया करें, कच्चा ज़्यादा खाया करें। इससे 100% छाले में लाभ होता है। और छाले के लिए एक घरेलू नुस्खा आपको बताता हूं। नीला थोथा आपको किसी पंसारी के यहाँ से मिल जाता है। नीला थोथा को तवे के ऊपर डाल करके जब सेक लेते हैं तो पहले थोड़ा सा एक बार पानी पानी जैसा होता है, बाद में वो ड्राई हो जाता है, थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाता है। अब ये जो नीला थोथा जो आपने भून लिया तवे के ऊपर, इस एक चुटकी भर नीला थोथा लिया और उसको करीब ऐसे ही 1 चम्मच पानी में मिला दे और फिर उसमें रुइया भिगो करके, कॉटन भिगो करके और उसको जहाँ छाला हो रहा है वहाँ लगा दीजिए। जैसे यहाँ हो रहा है होठ के नीचे या गाल में जहाँ हो रहा है वहाँ उसको लगा दिया थोड़ी देर ऐसे। और उस समय फिर जो पानी निकलेगा तो करीब 3 से 5 मिनट जो भी पानी निकल रहा है उसको बाहर निकलने दीजिए। बहुत पानी निकलेगा और छाला एक ही बार में अच्छा हो जाएगा। हम तो ये छाले के लिए पानी बना करके रखते थे और अपने शिविरों में ऐसे सैकड़ों हजारों रोगियों को बस ऐसे ही हम दे दिया करते थे कि ठीक है ये लगा लो, एक ही बार में छाला ठीक। और इससे 100% छाला अच्छा हो जाता है। बस पानी बाहर निकालना है, ये आपको सावधानी जरूर रखनी है। शीशम के पत्ते और बिल्व पत्र, 5 से 10 पत्ते शीशम के और 5 से 10 पत्ते बेल के, उनको भी सुबह सुबह पीस करके शरबत की तरह उनको पीने से 100% छालों में लाभ होता है। जिनको भी छाला की प्रॉब्लम हो वे प्राणायाम में, सभी प्राणायाम तो करें ही करें, इसमें गर्मी को कम करने के लिए शीतकारी प्राणायाम भी जरूर किया करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ शीतली, मुंह से अंदर लिया, नाक से छोड़ दिया, फिर
ये शीतकारी, दांत बंद और होठ खोल करके मुंह से सांस लिया और नाक से थोड़ी देर रोकने के बाद ऐसे छोड़ दिया। चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं से लिया, साउंडलेस ब्रीदिंग, बाएं से भर करके थोड़ी देर अंदर रोक करके रखा और दाएं से श्वास को फिर बाहर छोड़ दिया। ये प्राणायाम करने से भी मुंह के छालों में और शरीर की किसी भी तरह की गर्मी होती है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पूरी दुनिया ऑटोमाइजेशन पर जा रही है और ऐसे में ऑटोइम्यून डिजीज भी बढ़ती जा रही है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जा रही है और उसी के परिणाम स्वरूप ऑटोइम्यून डिजीज पूरे वर्ल्ड में फैल रही है। इसके लिए कोई दवाई नहीं है। हाँ, प्राणायाम के करने से ऑटोइम्यून डिजीज अच्छी हो जाती है। ऑटोइम्यून डिजीज होने से किसी को पूरे शरीर में पेन होने लगता है, उसको अर्थराइटिस आप चेक करेंगे तो नॉर्मल मिलेगा, उसका आर इफेक्ट पॉजिटिव नहीं होगा, उसका ESR नॉर्मल होगा, उसका यूरिक एसिड नॉर्मल होगा, ऑस्टियोब्लास्टस और क्लासिस की सब नॉर्मल है, लेकिन पूरे शरीर में भयंकर दर्द है। किसी किसी को ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से फिर बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, किसी किसी को फिर आंखों की प्रॉब्लम, किसी को स्किन डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिजीज से शरीर में कहीं पर भी कोई दुष्प्रभाव हो सकता है और जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो आपके खराब हो सकते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से पूरा हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है। क्या करें? प्राणायाम के अलावा कोई दूसरा इलाज है ही नहीं। प्राणायाम करें और सुबह शाम व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी और नीम का सेवन करें। व्हीट ग्रास और एलोवेरा 25 से 50 ml, गिलोय की करीब 1 फीट की डंडी या 1 चम्मच इसका पाउडर, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पत्ते नीम के, 2 गोली सुबह शाम गिलोय घनवटी खा लेते हैं। इससे भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अश्वगंधा कैप्सूल 1-1 सुबह शाम और शिलाजीत का कैप्सूल 1-1 सुबह शाम, ये भी लेने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मूसली और कौच के बीज, ये भी हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं। इससे भी हम ऑटोइम्यून डिजीज से मुक्त हो जाते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज को दूर करने के लिए 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, 15 मिनट से आधा घंटा कपालभाति और 15 मिनट से आधा घंटा अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम बहुत जरूरी है। ऑटोइम्यून डिजीज के लिए 15 मिनट से 30 मिनट कपालभाति और 15 से 30 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। पाँच मिनट किया, फिर 1 मिनट गैप दिया और फिर 5 मिनट किया और बाद में प्रैक्टिस के बाद आप लगातार आधा घंटा भी कर सकते हैं और इसी तरह से अनुलोम विलोम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत और बाद में श्वासों पर ध्यान, ये 8 प्राणायाम ऑटोइम्यून सिस्टम को 100% अच्छा कर देते हैं, हेल्दी कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। SLE और MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिनका पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। SLE की प्रॉब्लम होने से लीवर, किडनी, हार्ट और पूरा हमारा ऑटोइम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाता है और किसी किसी को मैंने देखा SLE की प्रॉब्लम से आंखें चली गई, किसी को पैरालिसिस हो जाता है और जो है हाथों से लिखा नहीं जाता है, चलने की भी प्रॉब्लम होती है, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्या करें SLE के रोगी? SLE के रोगी और MS के रोगी नित्य प्रति 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-15 मिनट नहीं, आधा घंटा, धीरे धीरे बढ़ाएं। 15 दिन से लेकर के 1 महीने में आप आधा घंटा
कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का अभ्यास कर लेते हैं। तो भस्त्रिका 5 से 10 मिनट, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा, बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, उज्जाई प्राणायाम ये भी 3 से 5 बार, और भ्रामरी उद्गीत ये 7-7 बार, और थोड़ी देर सांसों पर ध्यान। ये 8 प्राणायाम नित्य प्रति किया करें SLE और MS के रोगी। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। फिर उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, फिर प्राणों पर प्रणव की आराधना। प्राणायाम की पूरी प्रैक्टिस हमारी प्राणायाम की CD में पूरा देख करके नित्य प्रति इसका अभ्यास करना। और SLE और MS के लिए औषध दर्शन पुस्तक में हमने पूरा इलाज बताया है, क्योंकि ये दोनों ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये पूरा इलाज आप पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्रों में ले सकते हैं। शारीरिक और मानसिक विकलांगता बच्चों में बढ़ती ही जा रही है और CP चाइल्ड्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत ही खतरनाक है किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ऐसी शारीरिक विकलांगता आने पर एक तरफ जहाँ बच्चों में हीन भावना जन्म लेती है, वहीं पर माँ बाप को भी इससे बहुत कष्ट होता है, और वो बच्चे सोसाइटी के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए उनको जो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बच्चों के लिए क्या कोई इलाज हो सकता है? एलोपैथी में तो इसका कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। हमने देखा है ऐसे बच्चों को हमने अश्वगंधा कैप्सूल 1-1 या 2-2 और मेधावटी 1-1 2-2 गोली का सेवन करवाया, और निरंतर उन बच्चों को प्राणायाम करवाया, और हमने पाया जो CP चाइल्ड चल नहीं पाते थे अब वो चलने लग गए, जो ठीक से बोल नहीं पाते थे वो अब बोलने भी लग गए हैं, और उनकी मेमोरी भी पहले से बहुत शार्प हो गया, उनका कंसंट्रेशन, उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे बच्चों को निरंतर प्राणायाम कराएं। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट, और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी 10-10, 15-15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक हमने करवाया है। अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम भी 7-7 बार जरूर करना चाहिए जो CP चाइल्ड है उनको। और रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर यहाँ दबाने से पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और ब्रेन ये स्वस्थ होते हैं, और ये मास्टर पॉइंट है, इससे भी ज़बरदस्त लाभ होता है CP चाइल्ड को। उनको पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों में, पतंजलि योगपीठ में उनको औषधि भी जरूर दिलाएं। आयुर्वेद में ऐसी जीवनदायिनी औषधियाँ हैं जिससे CP चाइल्ड को बहुत अधिक लाभ होता है। और हमने देखा है जो मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं वो लगातार प्राणायाम करते हैं और जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, अमृत रसायन आदि, और भी बादाम है, अखरोट है, ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे भी उनका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से CP चाइल्ड बच्चों को, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को लाभ होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और ऐसा देखा गया है कि जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी बचपन में हो जाता है, ऐसे बच्चे 25-30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो है वो अकाल मौत के मुंह में समाहित हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की ये जो पिंडलियां हैं वो बहुत हार्ड हो जाती हैं, बाद में उनको चलने में प्रॉब्लम आती है, पंजों के बल चलने लगते हैं, और बाद में चलते चलते गिरने लगते हैं, और फिर जो है हाथ और पैर के मसल्स काम करने बंद कर देते हैं, फिर पेट के मसल्स काम करने बंद कर देते हैं। उनका हार्ट ठीक काम कर रहा है, उनका ब्रेन ठीक काम कर रहा है, उनको भूख भी लगती है, समझ भी पूरी है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो इस कदर
उनकी बुरी हालत हो जाती है कि उनको ऐसे ऐसे उठा करके रखना पड़ता है कहीं पर भी। और ऐसी स्थिति में क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक तो इसमें सीपी काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से एकदम से सीपी का जो उनके काउंट है वो नॉर्मल आ जाते हैं। और एक ख़ास बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, इनको गिलोय का सेवन कराने से, अमृता का सेवन कराने से विशेष लाभ होता है। वैसे तो ये जो पंचामृत है जिसमें हम गिलोय, गेहूं का, जवारा, एलोवेरा, तुलसी और नीम ये जो रस पिलाते हैं, ये सभी को लाभप्रद होता है। ये इन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली का पाउडर हमने देखा, जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चे हैं वो इसका सेवन करते हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम ले लिया, इसको मिला करके रख दिया और 2 से 3 ग्राम बच्चों को खिलाया, इसका विशेष लाभ होता है। चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन और अश्वगंधा कैप्सूल, ये लगातार ऐसे बच्चों को देनी चाहिए और इसका परिणाम बहुत ज़बरदस्त होता है। और प्रारंभिक अवस्था में ये रोग तुरंत अच्छा होता है, लेकिन जब ये बीमारी लंबी हो जाती है तो इसमें बहुत धीरे धीरे लाभ होता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों को प्रारंभ से ही आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दीजिए और उनको प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये लगातार कराइए, 8 के 8 प्राणायाम। और इसमें भी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा लंबे समय कराएं। भस्त्रिका बच्चों को 5 से 10 मिनट, कपालभाति 15 से 30 मिनट तक और अनुलोम विलोम भी 15 से 30 मिनट जब करवाते हैं तो पूरे शरीर में एक सेल्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और उससे बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे रोग से बच जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम बेटियों में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो बेटी बड़ी होकर के माँ नहीं बन पाती है, उनको मंथली में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, अर्थात बिना दवा के फिर उनको महीना ही नहीं होता है। 3-3, 6-6 महीने हो जाते हैं, 9-9 महीने हो जाते हैं। यदि दवा नहीं लें तो फिर पीरियड ही नहीं होते, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बहुत तरह की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी अवस्था में क्या करें? पहले तो मैं बिना किसी जड़ी बूटी के ही आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज को 100% अच्छा कर सकते हैं। ये मैं हजारों रोगियों पर जो एक्सपीरियंस किया उसको आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला पेशेंट मुझे मिला नैरोबी में, केनिया के अंदर। उसके बाद दूसरा पेशेंट मुझे मिला पीसीओडी का, जब मैं अमेरिका से लौट रहा था तब बेटी मोनिका, उन्होंने मुझसे कहा, बाबा जी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और 9 महीने मुझे पीरियड नहीं होते थे। मैंने आपको एक दिन सुना टीवी के ऊपर और आस्था पर सुनकर के मैंने आस्था के साथ कपालभाति जैसे आपने कहा था ऐसे आधा घंटा करना शुरू कर दिया और 3 महीने में ही मेरी पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम अच्छी हो गई। और उसको तो बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। तो जिसको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, बस कपालभाति निरंतर करना। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर विद्धि, बाधिका, वटी और काचनार गुग्गुल भी 1-1 गोली ले सकते हैं और काचनार का क्वाथ भी पी सकते हैं। और यूट्रस में फाइब्रस बहुत ज़्यादा हों, ओवरी में बड़ी बड़ी सिस्ट हो गई हों और जो है शरीर में कहीं पर भी कोई सिस्ट होती है तो उसमें हम काचनार, गुग्गुल और वृद्धि, बाधिका, वटी के साथ साथ शिला सिंदूर का भी प्रयोग कराते हैं। शिला सिंदूर, प्रवाल पिष्टी, फिर अमृता, सत और कामदुधा जैसे भी आवश्यकता होती है 2 से 4 ग्राम शिला सिंदूर के साथ ये प्रयोग करवाते हैं। पतंजलि चिकित्सालय और आरोग्य केंद्र से आप ले सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी थोड़ा कर लेना चाहिए, उससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और फिर यदि 8 के 8 प्राणायाम कर सके तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, सांसों पर ध्यान, यदि ये प्राणायाम करते हैं तो 100% आप पीसीओडी से मुक्त हो जाते हैं।
खून की कमी, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये प्रॉब्लम लेडीज़ में तो करीब 50% और जेंट्स में भी कहीं 30, कहीं 40 और कहीं कहीं तो 50% ये प्रॉब्लम होती है। जेंट्स का हीमोग्लोबिन 14 से 16 के बीच में रहना चाहिए। लेडीज़ का हीमोग्लोबिन करीब 12 से 14 के बीच होता है तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि लेडीज़ को हर महीने मंथली होने से भी ब्लीडिंग होती रहती है और उनका हीमोग्लोबिन अक्सर कम रहता है। लेकिन लेडीज़ का किसी किसी का तो 4-5 तक आ जाता है और 7-8 तो बहुतों का रहता है, और जेंट्स का भी 12-14 हीमोग्लोबिन रहता है और इसलिए काम करते समय थकान हो जाती है। यदि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा और आप 18 घंटा लगातार काम कर सकते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से चेक कराता हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 होता है, जबकि पिछले 15 वर्षों से मैं अनाज लेता ही नहीं हूँ। बस प्राणायाम करता हूँ, एक साधारण कोई भी सब्जी ले लेता हूँ और 1 गिलास दूध या छाछ या दही का प्रयोग करता हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। किससे? कपालभाति प्राणायाम से। कपालभाति प्राणायाम करने से 100% हीमोग्लोबिन जिनका भी कम है उनका बढ़ जाता है। इसमें कोई शंका नहीं मुझे। केवल हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ता, कैल्शियम की कमी भी इससे दूर होती है। किसी भी तरह के विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी नहीं रहती है। आजकल अलग अलग विटामिन्स की हम गोली खाते हैं, कैल्शियम की गोली खाते हैं, आयरन की गोली खाते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। कपालभाति कीजिए, आपके भीतर से आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी भीतर है, गर्मी भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, भगवान भीतर है, सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है, सब कुछ अपने भीतर है। योग से आपको शक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और अतीन्द्रिय शक्ति मिलेगी, अतीन्द्रिय ज्ञान मिलेगा। ये तो बहुत ही बड़ी विद्या, बहुत ऊंची विद्या है योग विद्या। जिनको भी हीमोग्लोबिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन सी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वे एक जैसा अनाज ना खाएं, मिला जुला खाएं, मिलजुल करके रहें। मिलजुल के रहेंगे आप आनंद से रहेंगे, मिला जुला खाएंगे तो आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। बाजरे में, जवार में, रागी में, ये जो हमारे मोटे अनाज हैं, इनके अंदर कैल्शियम और आयरन और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। इसलिए पहले जो है मिला जुला अनाज खाया करते थे। आज हमने पुनः आरोग्य आटा के नाम से, नवरत्न आटा के नाम से एक नई परंपरा शुरू की है। आओ वापस अपने उसी पुराने आहार और पुराने विचारों की परंपरा को अपनाओ, स्वस्थ भी रहोगे और सुखी भी रहोगे। हमने गेहूँ, सोयाबीन, चना, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, जौ और सिंघाड़ा 9 अनाजों को मिलाकर के, और दलिए में भी चावल, मूंग, बाजरा और गेहूँ, ये 500 ग्राम लेकर के थोड़ा 20 ग्राम इसमें अजवाइन को मिला दिया, 50 ग्राम तिल को मिला दिए, हम दलिया खिलाते हैं। ये 9 अनाज का आटा और ये 4 अनाज का दलिया खाने से हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी नहीं। बाकी हरी सब्जियों का आप सेवन करें, गाजर का सेवन करें, पालक का सेवन करें, बथुआ लें, जो भी हरी सब्जियां हैं, गाजर है, फिर लौकी है, ये सब हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। सेव से भी ज़्यादा आयरन केले में और अमरूद में होता है, इसलिए केला और अमरूद का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर में आयरन बढ़ता है। आप मुनक्का और अंजीर का सेवन करें, इससे भी आपके शरीर में खून बढ़ता है। आंवला और एलोवेरा का जूस पी लें, व्हीट ग्रास ले लें, तो इससे भी आपका हीमोग्लोबिन 100% बढ़ता है और आपके शरीर में खून की कमी नहीं रहेगी। आपको ज़िंदगी में कभी भी आयरन के कैप्सूल नहीं खाने पड़ेंगे।